ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रुड़की में सीएम धामी का एक दिवसीय दौरा है। आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कन्हैया लाल डीएवी पीजी कॉलेज के कार्यक्रम में या शामिल होने वाले हैं। और आपको बताते चले कि राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ में भी मौजूद रहेंगे। तो तमाम कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी हर एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और सीएम के इस पूरे दौरे को लेकर तैयारियां भी खास तौर पर की गई है। तो रुड़की में सीएम धामी का एक दिवसीय दौरा है। आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो शिरकत करने वाले हैं। और आपको ये भी बताते चले कि इस बीच जो है कन्हैया लाल डीएवी कॉलेज के कार्यक्रम में भी शरीक होंगे। और दूसरी तरफ जो है सीएम के इस कार्यक्रम को लेकर खास तौर पर इंतजाम किया गया है। तो रुड़की में सीएम धामी मौजूद रहेंगे और एकाएक करके सीएम धामी के कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। शुरुआत आईआईटी रुड़की से होगा। यहाँ पर एक खास कार्यक्रम रखा गया है जिसमें शामिल होंगे कन्हैया लाल डीएवी पीजी कॉलेज के कार्यक्रम में भी शरीक होंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि एकाएक कई कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहने वाले हैं। और इस बीच जो है छात्राओं और छात्रों के साथ जो है बातचीत करते हुए भी नजर आएंगे। तो राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। तो आज सीएम धामी का ये दौरा है, रुड़की पहुंचेंगे और खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। तो रुड़की में सीएम धामी का एक दिवसीय ये दौरा, आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर खास तौर पर इंतजाम है। आईआईटी रुड़की द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी और कन्हैया लाल डीएवी पीजी कॉलेज के कार्यक्रम में भी शरीक होंगे। तो खास तौर पर इंतजाम सीएम के इस दौरे को लेकर और कई कार्यक्रम हैं जिसमें सीएम पहुंचने वाले हैं। आईआईटी में कार्यक्रम रखा गया है, उसमें खास तौर पर पहुंचेंगे। और इस बीच जो है यहाँ पर मोटिवेट करते हुए भी स्टूडेंट्स को सीएम धामी नजर आएंगे। तो आईआईटी रुड़की में कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सीएम मुख्य अतिथि के तौर पर शरीक होने वाले हैं। बेहद खास ही पूरा कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का। उसके बाद भी कई कार्यक्रम रहेंगे सीएम के जिसमें शामिल होंगे। और इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो आईआईटी रुड़की पहुंचेंगे सीएम धामी। नीति आयोग की निर्यात तैयारी इंडेक्स 2024 रिपोर्ट जारी। छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का पहला स्थान है। उत्तराखंड ने सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं और ये उपलब्धि पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। सीएम धामी की तरफ से कहा गया इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। नीति आयोग की तरफ से जारी निर्यात तैयारी इंडेक्स 2024 में उत्तराखंड ने छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। और इस उपलब्धि के साथ उत्तराखंड ने देश भर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। रिपोर्ट के अनुसार ये सफलता राज्य के निर्यात नीतियों, बेहतर कारोबारी माहौल और मजबूत बुनियादी ढांचे का नतीजा मानी जा रही है। वहीं नीति आयोग की इस रिपोर्ट में राज्यों के निर्यात के लिए तैयारियों का आकलन भी किया गया। उत्तराखंड ने इन सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसको लेकर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। उत्तराखंड को हमारे जो ऐसे हिमालयन राज्य हैं, इन राज्यों की श्रेणी में तैयारी सूचकांक पहले नंबर उस इंडेक्स में हमारा आया है। ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन भी है और आगे काम करने के लिए प्रेरणा भी है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में लगातार जो भारत सरकार के नियम हैं या नीतियां हैं, उन सभी को धरातल पर उतार रहे हैं और उसके अनुरूप कार्रवाई कर रहे हैं। और उत्तराखंड आज कई मामलों में देश के जो अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों की श्रेणी में आ रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी के कथन को भी चरितार्थ कर रहा है कि 21वीं सदी का ये दशक उत्तराखंड का हो। देहरादून में हुई सीएम धामी की कैबिनेट बैठक। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में विभिन्न विभागों के रखे गए 19 प्रस्ताव पर हुई चर्चा। यूसीसी में हुआ संशोधन। 2015 से पहले लगे उपनल कर्मियों को सम्मान वेतन देने की भी इसमें मांग रखी गई है। तो आपको बता दें कि बैठक में विभिन्न विभागों के 19 प्रस्ताव को रखा गया है और इस बीच जो है विस्तार से इस पूरे प्रस्ताव को लेकर विचार विमर्श हुआ है, मंथन किया गया है। 19 प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। यूसीसी में संशोधन भी किया गया है। तो 2015 से पहले लगे उपनल कर्मियों को सम्मान वेतन देने का भी ऐलान किया गया है। तो बैठक में विभिन्न विभागों के
19 प्रस्ताव को रखा गया है और बेहद खास ये पूरी बैठक रही है जिसमें चर्चा की गई है और किसानों के हित की भी बात की गई है। साथ ही साथ जो है पर्यटन में किस तरीके से आने वाले समय में बदलाव होगा, इसको लेकर भी मंथन किया गया है। तो बेहद अहम ये पूरी बैठक रही है जिसमें कई प्रस्ताव को लेकर विचार विमर्श किया गया है। आने वाले समय में खेल नीति को कैसे और मजबूत करना है राज्य में, इसको लेकर भी मंथन हुआ है और साथ ही साथ जो है विजेताओं को इनामी राशि कितना मिलना चाहिए उसको लेकर भी चर्चा की गई है। न्याय व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत करना है उसको लेकर भी मंथन हुआ है। यानी कि हर एक पहलू पर इस बीच मंथन चर्चा की गई है और शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर भी सरकार का मेन फोकस है। इसीलिए इस बैठक में इसको लेकर भी खास तौर पर जिक्र किया गया है। शिक्षा और बुनियादी ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर खास तौर पर मंथन किया गया है। आने वाले समय में और कुछ क्या राज्य सरकार बदलाव कर सकती है, इस पर भी गौर फरमाया गया है। तो आपको बता दें कि 19 ऐसे प्रस्ताव रहे हैं जिसको लेकर विचार विमर्श किया गया है। तो बैठक में विभिन्न विभागों के 19 प्रस्ताव को लेकर यह मंथन रहा है। अगला मत ये कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग का मत है। इसमें बागवानी मिशन के अंतर्गत एंटी एलिमेंट योजना पर भारत सरकार द्वारा 50% सहायता दी जाती है सब्सिडी के रूप में और अतिरिक्त 25% सब्सिडी देने के संबंध में आज माननीय मंत्रिमंडल का तो आपको बता दें कि बैठक में विभिन्न विभागों के 19 प्रस्ताव को लेकर मंथन किया गया है जिसमें शिक्षा, किसान के हित में राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ अब अगला कदम उठाया जाएगा, किस तरीके से आने वाले समय में बदलाव होना चाहिए, पर्यटन को कैसे और मजबूत करना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन किया गया। तो सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें कैबिनेट के तमाम यहाँ पर मंत्री जो है वो मौजूद रहे और बैठक में विभिन्न विभागों के यानी कि अलग अलग विभागों के 19 प्रस्ताव को भी इस पूरे बैठक में रखा गया है और हर एक प्रस्ताव को लेकर गहनता से चर्चा की गई है और साथ ही साथ जो है किसानों के हित में आने वाले समय में कितना कदम राज्य सरकार को उठाना चाहिए, किसानों को कितना और फायदा राज्य के किसानों को मिले, इसको लेकर भी मंथन किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार का मेन फोकस है, इसको लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। तो बेहद खास ही पूरी कैबिनेट की बैठक रही है जिसमें 19 प्रस्ताव को लेकर मंथन किया गया है, चर्चा की गई है और उसके बाद जो है कई इस बीच जो है प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है और कई ऐसे प्रस्ताव है जिसको लेकर अभी आगे भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक हुई है, बेहद खास ही पूरी बैठक रही और बैठक में अलग अलग विभागों के 19 प्रस्ताव को रखा गया है और हर एक प्रस्ताव को लेकर गहनता से चर्चा की गई है, विचार किया गया है और खासतौर पर किसानों का पर मेन फोकस रहने वाला है। आने वाले समय में पर्यटन को और किस तरीके से बढ़ावा देना है, उसमें क्या कुछ तब्दीली होनी चाहिए, इसको लेकर भी गहनता से चर्चा की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिक्षा क्षेत्र में भी सरकार का एक अहम फोकस रहा है अक्सर और इसको लेकर भी इस बीच चर्चा की गई है कि आने वाले समय में किस तरीके से शिक्षा को और यहाँ पर मजबूत किया जाए और ज़मीनी स्तर पर और क्या कुछ तस्वीरें बदली जा सकती है, इसको लेकर भी मंथन किया गया है। तो 19 ऐसे प्रस्ताव रहे हैं इस बैठक में जिसको रखा गया। सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक हुई है और सीएम धामी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक बुलाई गई जिसमें अलग अलग विभागों के यहाँ पर प्रस्ताव को रखा गया है और हर एक प्रस्ताव को लेकर गहनता से चर्चा की गई है। में अलग अलग विभागों के 19 प्रस्ताव को लेकर मंथन किया गया है। तो सीएम धामी की ये कैबिनेट की बैठक हुई है, सीएम धामी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक बुलाई गई है और बैठक में अलग अलग विभागों के 19 प्रस्ताव को रखा गया। इसी बीच हरिवंश वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवंश, सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक हुई है, क्या कुछ इस बीच क्योंकि 19 प्रस्ताव को रखा गया है, कौन कौन से वो प्रस्ताव है जिसको कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई? हरिवंश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
चलिए, तो इस बीच जो है हरिवंश से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस बीच जो है धामी कैबिनेट के कई बड़े फैसले, शिक्षा और बुनियादी ढांचों को लेकर भी अहम फैसला और अहम कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि पर्यटन के क्षेत्र में किस तरीके से बदलाव करना है, इसको लेकर भी खासतौर पर सरकार का मेन फोकस अक्सर रहा है और इसको लेकर भी मंथन किया गया है। यानी कि अलग अलग विभागों के 19 प्रस्ताव को इस बीच रखा गया है और बेहद खास ये पूरी कैबिनेट की बैठक रही है। कई ऐसे प्रस्ताव है जिस की मंजूरी जो है कैबिनेट की तरफ से दे दी गई है। तो बैठक में अलग अलग विभागों के 19 प्रस्ताव को रखा गया और धामी कैबिनेट के कई बड़े फैसले जो है वो सामने आए। शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, उस पर भी सरकार का मेन फोकस है, उसको लेकर भी मंथन किया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि इस बीच जो है कैबिनेट की तरफ से ही पर्यटन को लेकर भी खास तौर पर बात की गई है। खास तौर पर उस पर भी चर्चा किया गया है कि किस तरीके से आने वाले समय में पर्यटन को और मजबूत किया जा सकता है और इसको लेकर भी मंथन किया गया है। तो आपको बता दें कि सीएम धामी की कैबिनेट की बैठक हुई है। उपनल कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात मिली है। सम्मान वेतन देने की जो लंबे वक्त से मांग कर्मचारी उठा रहे थे और खबरों के मुताबिक कैबिनेट में उनको भी मंजूरी दे दी गई है और साथ ही यूसीसी में संशोधन की भी बात कही गई है। फिलहाल कई बड़े फैसले जो है वो कैबिनेट में धामी सरकार की तरफ से लिए गए हैं। किसानों के लिए भी राहत है, गन्ना मूल्य और सब्सिडी में राहत किसानों को दी गई है, जिसकी मांग किसान जो है लंबे वक्त से उठा रहे थे। हरिवंश इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवंश, 19 प्रस्ताव रखे गए, कौन कौन से वो तमाम प्रस्ताव रहे जिसको कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिली? जी बिल्कुल, कल पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कल देर शाम तक बैठक चली जिसमें 19 प्रस्ताव रखे गए थे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, जिसमें से जो उपनल कर्मचारी काफ़ी समय से जो धरने दे रहे थे उनके हित में भी यहाँ पर एक प्रस्ताव पास किया गया है। जो 10 साल के जो निरंतर सेवा में उपनल कर्मचारी थे उनको अब समान कार्य और समान वेतन जो है अब दिया जाएगा। और बात करें दूसरे की, अब होम स्टे एक उसमें जो प्रस्ताव रखा गया है वो अब उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो सिर्फ होम स्टे का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। होम स्टे की जो योजना है वो उसका लाभ उठा पाएंगे। अब बाहरी व्यक्ति कोई भी होम स्टे योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा। जो तमाम सरकार से जुड़ी हुई ही होम स्टे से योजना है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो और होम स्टे से रिलेटेड और भी जितनी भी तमाम सुविधाएं हैं वो सरकार की तरफ से उनको मिलेंगी। और दूसरा एक अहम ये भी जो 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू हुआ था, जिसमें बाद में काफ़ी सारे संशोधन भी रखे गए और उसमें काफ़ी बदलाव आए, लेकिन कुछ बदलाव उसमें नहीं हो पाए तो ताकि वो राजभवन से भी फिर वो वापस कर दी गए। लेकिन अब दोबारा से उसमें एक संशोधन रखा गया और वो अभी प्रस्ताव में पास करा गया कि जो व्यक्ति अपनी शादी छुपाएगा वो शादी अपनी पंजीकृत नहीं कराएगा। हालांकि उसमें जो पहले 6 महीने में रजिस्टर करानी होती है शादी, अब उसका बढ़ाकर 1 साल भी कर दिया गया है। और ये साफ तौर पर क्लियर किया गया है कि अब अगर कोई भी व्यक्ति अपनी शादी छुपाकर करता है तो उसकी शादी अमान्य बताई जाएगी और उसके खिलाफ जो है कोर्ट में भी केस चल सकता है। और ऐसे ही तमाम और प्रस्तावों पर जो है कल कैबिनेट बैठक पर मुहर लगी। हरिद्वार का एक विद्यालय है, उनका भी नाम जो है वहाँ पे बदला गया और शिक्षा के तौर पर ऊर्जा विभाग के मद्देनजर रखते हुए तमाम कई प्रस्तावों पर जो है मुहर लगी। जी हरिवंश, और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसको लेकर भी इस पूरे कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही अब खेल नीति को और किस तरीके से बेहतर करना है राज्य में, इसको लेकर भी मंथन हुआ है। जी बिल्कुल, विधायक ट्रॉफी के लिए जो ये युवा कल्याण और ये प्रांतीय रक्षक दल के अंतर्गत जो है ये आया है खेल महाकुंभ पुरस्कार। विधायक ट्रॉफी के लिए 1 लाख रुपए रखा गया और सांसद के लिए 2 लाख रुपए। और लगातार युवाओं के लिए भी एक ये बहुत अहम कदम उठाया जा रहा है प्रदेश में कि किस तरह से, चाहे वो खेल की बात कर ली जाए, चाहे वो शिक्षा की बात कर ली जाए, शिक्षाओं के भी जो है कुल मिलाकर कई ऐसे प्रस्ताव रहे हैं जिसको लेकर विचार विमर्श किया गया है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के लिए ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। डीएम ने स्कूलों में अवकाश की घोषणा भी कर दी है। सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक अवकाश घोषित किया गया है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। आगामी दिनों में कोहरा बरकरार रहने की भी चेतावनी जारी की गई है। तो आपको बता दें कि वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसको ध्यान में रखते हुए कई स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया गया।
रुड़की में एक बार फिर से घने कोहरे का अटैक देखने को मिला है। सुबह सुबह कोहरे की मोटी परत छाई हुई है। कोहरे और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग चुका है। आपको बता दें कि विजिबिलिटी बेहद कम होने से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई है सड़कों पर। प्रशासन ने भी सावधानी से वाहन चलाने की अपील की है। बाकायदा इस बीच जो है वाहन चालकों के लिए खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है। इसी बीच प्रवेश राय हमारे साथ रुड़की से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, एक बार फिर से वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल मौसम का क्या हाल है रुड़की में, बताइएगा। जी तरन्नुम, आपको बता दें कि जिस तरीके से मौसम ने कई दिन से लगातार जिस तरीके से मौसम ने अपनी चपेट में लिया हुआ था, इसी के तहत आज जो है प्रदेश के साथ साथ अपने उत्तराखंड के यहाँ पे हरिद्वार में के रुड़की में भी देखने को मिला। जिस तरीके से लगातार सुबह के समय जब हुआ तो पूर्णतः कोहरे की भारी संख्या देखने को मिली। कोहरे इतना ज्यादा छा गया था कि लोग अपने घर से ना निकलने को मजबूर से लोग नहीं निकल पा रहे थे अपने घर से। आपको बता दें कि रुड़की एक किसानी क्षेत्र है, लगातार जहाँ पे देखा जाता है कि किसानों की फसली तो लगातार जिस तरीके से कोहरा होने की वजह से भी खराब हो रही थी। इसी को देखते हुए जब आप चंद मिनटों पहले या फिर ये कहें कि अभी लगभग आधा घंटा पहले जो यहाँ पे धूप देखने को निकली है, और धूप इस कदर निकली है कि जो लोग हैं वो किसान है कहीं ना कहीं चहक उठे हैं। और लगातार उन लोगों का कहना है कि प्रदेश में लगातार जिस तरीके से कोहरे का अलर्ट जारी होता रहा था, लेकिन अगर आज इसी तरीके से धूप अगर आगे भी बरकरार रही तो कहीं ना कहीं किसानी जो है वो बच जाएगी, और जो फसलें लगातार खराब हो रही थी उनको भी ठीक हो जाएंगे। तो जिस वजह से जो आगे की समस्या है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो देखना होगा जिस तरीके से लगातार हाईवे पे जो गाड़ियां हैं उनकी भी रफ्तार थम गई थी, और जिस वजह से ये भी देखा जा रहा था लगातार कोहरे की चपेट में आने की वजह से कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो बीमार भी हो रहे हैं। ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। आपको बता दें कि जो यहाँ का टेम्परेचर है कहीं ना कहीं अब ये समझ सकते हैं कि हरिद्वार में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है हरिद्वार जिले में कि रात का ये जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं 3 से 4 डिग्री पहुंच जा रहा है। 3 से 4 डिग्री पहुंचने के बाद जिस तरीके से लगातार यहाँ पे ठंड का सिलसिला बढ़ता नजर आ रहा है, तो इसी के तहत अभी आज जब धूप निकली है तो लोग चहक उठे। अब देखना होगा कि धूप आगे भी बरकरार रहेगी। इसी तरीके से बीते दिन भी धूप निकली थी, लेकिन चंद मिनटों चंद घंटे के लिए प्रवेश, अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में लोगों को ठंड से राहत मिलती है या नहीं, नजरें बनाए रखिएगा। आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पेड़ी में हिंदुओं के प्रवेश को लेकर विवाद तेज हो चुका है। आपको बता दें कि गंगा सभा ने खुलकर नाराजगी का इजहार किया है और हर की पेड़ी में लगाए गए पोस्टर्स। आपको बता दें कि हिंदू प्रवेश निषेध क्षेत्र होने का किया गया स्पष्ट उल्लेख। आपको बताते चले कि धर्म नगरी हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदू प्रवेश को लेकर उठ रही मांगों के बीच अब श्री गंगा सभा की तरफ से हर की पेड़ी और आसपास के प्रमुख घाटों पर यहाँ पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए बाकायदा पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने बताया कि यह कदम कानून और परंपराओं की जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि तीर्थ क्षेत्र में मर्यादा बनी रहे और किसी भी तरह का भ्रम या फिर विवाद उत्पन्न ना हो। तो वहीं हमारे संवाददाता विश्वास सैनी ने गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम से खास बातचीत की। क्या कुछ नितिन गौतम का कहना रहा, आपको सुनाते हैं। गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन को लेकर जिस तरह से गंगा सभा ने अपनी मांग उठाई थी, हवाला दिया गया था कि ये 1916 का म्यूनिसिपल एक्ट है जिसके तहत गैर हिंदुओं की प्रवेश वर्जित होना चाहिए हर की पेड़ी क्षेत्र में। उसको लेकर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर गंगा सभा की ओर से जो बोर्ड लगाए गए हैं कि जो गैर हिंदू है अहिंदू है उनका प्रवेश हर की पेड़ी क्षेत्र में वर्जित रहेगा। तो इसको लेकर आप देख सकते हैं जिस तरह से ये बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं, तो इन बोर्ड को आप देख सकते हैं इसमें आगे से म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार इसमें लिखा गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये बोर्ड लगाए गए हैं तो ये कहीं ना कहीं म्युनिसिपल एक्ट की जरूर इसमें बात की गई है, लेकिन ये जो मांग रही थी ये गंगा सभा की मांग रही थी जिसमें हवाला दिया गया था म्युनिसिपल एक्ट का। आप देख सकते हैं हर की पेड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से ये भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। हालांकि अभी मकर संक्रांति का जो स्नान था वो खत्म हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लोगों का हुजूम हर की पेड़ी क्षेत्र में बना हुआ है, तो ऐसे में जिस तरह से ये बोर्ड अभी लगाए गए हैं, तो इन बोर्ड के जरिए जो अध्यक्ष हैं नितिन गौतम, उनकी तरफ से कहा गया है कि ये एक जानकारी के अनुसार लगाए गए हैं। कुछ बोर्ड दिखाई देते हैं जिनमें लिखा गया है कि गैर हिंदुओं के लिए प्रवेश वर्जित क्षेत्र है।
इसको लेकर गंगा सभा का क्या कहना है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम जी। अभी पीछे कुछ दिन पूर्व ऐसी घटनाएं घटी जिसमें कि गैर हिंदू वहाँ प्रवेश कर गए, तो मुझे लगता है कि उनसे भूलवश ऐसा हुआ, उनको वहाँ कानून की जानकारी नहीं थी। यदि उनको कानून की जानकारी होती तो शायद वो इस प्रकार का कार्य ना करते। तो मुझे लगता था कि इस संस्थान की जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र का जो कानून है, जो वहाँ के नियम हैं, उसकी जानकारी सार्वजनिक करना हमारी जिम्मेदारी है। तो निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हमने उस क्षेत्र में बोर्ड लगाए हैं और वह म्युनिसिपल एक्ट 1916 का उसमें हवाला दिया गया है कि म्युनिसिपल एक्ट में उस क्षेत्र में अहिंदू का प्रवेश निषेध। जी हाँ, देखिए जिस तरह से उसमें लिखा गया है आज्ञा से म्युनिसिपल एक्ट, ऐसा उसमें लिखा गया है, तो अभी तक तो आपकी तरफ से भी सिर्फ ये मांग थी, तो इसको लेकर क्या शासन की तरफ से कोई स्वीकृति आई है? देखिए, हमारी मांग 1916 का जो म्युनिसिपल एक्ट है उसके एक्सटेंशन की थी, उसके नियमों के और विस्तार की और कड़ाई की थी। हर की पौड़ी क्षेत्र, उसके आसपास के घाट पर, वहाँ पर अहिंदू प्रवेश निषेध 1916 के एक्ट के अंतर्गत है। आज भी उस क्षेत्र के अंदर किसी अहिंदू को प्रवेश नहीं करने दिया जाता। बहुत बड़े राजनायक, बहुत सारे लोग आए। बाजपुर में एक बुजुर्ग महिला ने गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के भाई पर उसकी जमीन धोखाधड़ी से लीज पर लेने का आरोप लगाया। बता दें कि महिला ने जमीन वापस नहीं करने पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास के बाहर परिवार के साथ आत्मदाह करने की कड़ी चेतावनी दी। इस दौरान महिला ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया और मांग पूरी नहीं होने पर काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह द्वारा की गई आत्महत्या की तरह आत्महत्या करने की भी प्रशासन को चेतावनी दी गई। तो वहीं बाजपुर एसडीएम अमृता शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा है कि जांच कमेटी द्वारा जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो भैया ये मेरी ज़मीन अरविंद पांडे ने के भाई ने, अमर पांडे ने मेरे से 4-5 साल के लिए लिखवाई थी और इन्होंने 30 साल के लिए करवा के और आज तक मेरी ज़मीन छोड़ नहीं रहे। मैं पूरे संघर्ष करे, कह रहे नहीं ज़मीन छोड़ेंगे तेरी, और मारने का भी प्रयास किया। मेरे बच्चों को, मेरी लड़की का सिर भी फाड़ दिया, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिला। अब मैं भी जिस तरह सुखवंत सिंह ने अपनी आत्महत्या करी है, मैं भी ऐसे ही करूंगी ज़मीन के पीछे। ये प्रार्थनी परमजीत कौर जी जो है उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जो गदरपुर के माननीय विधायक हैं उनके विरुद्ध ये प्रार्थना पत्र उनके द्वारा दिया गया है कि जो उनकी जो ज़मीन है, आपका जो शिकायत करती महिला है उनका कहना है कि उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है और इनको दस्तावेज सबमिट करने के लिए बोला गया है। साथ ही इसमें एक कमेटी का भी गठन हमारे द्वारा कर दिया गया है तत्काल, जो तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी और पुलिस की संयुक्त कमेटी होगी जो इसमें जांच करेगी और नियमानुसार जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी वो तत्काल की जाएगी। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।